नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की, इनसाइड जानकारी की, और खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। और इसके लिए हमारे साथ हमारे न्यूज वर्ल्ड स्टूडियो में मौजूद रहेंगे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे इनसाइड स्टोरी में। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना काल में सूचना प्रौद्योगिकी का जो बेहतर इस्तेमाल हुआ है। इस बार नेशनल गवर्नेंस अवार्ड में इसे शुमार किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए अलग अलग 6 श्रेणियों में अवार्ड दिए जाते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों को 26 फरवरी तक नॉमिनेशन करना है और इसी विषय पर विस्तार से हम जानकारी भी आपको देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस खबर पे हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। जी हाँ सुनीता, बिल्कुल। केंद्र सरकार का जो कार्मिक मंत्रालय है वो हर साल ई गवर्नेंस पे पुरस्कार देता है। सरकारी विभागों को ये पुरस्कार दिया जाता है कि उन्होंने किस तरह से ई गवर्नेंस में काम किया है। तो इस बार चूंकि कोरोना काल में आईटी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तो जो कार्मिक मंत्रालय ने है इसको शामिल किया है कि किस तरह से आईटी का इस्तेमाल किया गया और आईटी का इस्तेमाल करके आम जनता को किस तरह से सुविधाएं दी गई और सरकार में भी किस तरह से काम को सुचारू रूप से चलाया गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उमेश जी अगर बात की जाए जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण काल रहा, लोगों को अपने अपने घरों से निकलना दूभर हो गया। एक ऐसा हमने समय देखा जो शायद कई पीढ़ियों में कई समय बाद ऐसा समय देखने को मिला, और जिस समय सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेटफॉर्म रहा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म रहा। इसको लेकर सरकार ने भी तमाम कोशिशें की और तमाम ऐसे उपकरण जो है, क्योंकि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और डिजिटल माध्यम इसके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ। जी हाँ, इसमें आपने देखा होगा कि जो कैबिनेट की थी वो कैबिनेट भी ऑनलाइन की गई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट की बैठक को ऑनलाइन किया गया हो, मंत्री कहीं और बैठे हों, मुख्यमंत्री कहीं और हों, और इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके ऑनलाइन माध्यम से बात की गई हो। तो ये सब चीज़ें कोरोना काल में ही संभव हुआ। इसके अलावा वर्क टू होम वाला जो कॉन्सेप्ट रहा वो सर्वाधिक कोरोना काल में ही ये चला और दिखा। इसके अलावा आईटी के क्षेत्र में जितने ज़्यादा काम कोरोना काल में किए गए वो सारी चीज़ों को इसमें शुमार किया गया है, और यही कारण है कि पुरस्कार में इसको शुमार करके जो है प्रशासन को और प्रशासनिक अमले को उत्साहित किया है कि आगे भी इस तरह का काम किया जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डिजिटल पेमेंट भी जो है करीब 30 से 40% बढ़ गया था इस काल में। तो जो है ये ऑनलाइन सर्वाधिक काम हुए। यही कारण है कि ऑनलाइन जो भी काम हुए हैं आईटी के क्षेत्र में, तो कार्मिक मंत्रालय ने इसको पुरस्कार देने की श्रेणी में शामिल किया है, जिससे कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी महकमे हैं तो और ज्यादा आगे उत्साहित हो और आगे और इन चीजों में काम किया जाए। बिल्कुल, तो आईटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों की सराहना और प्रोत्साहन के लिए ये आईटी अवार्ड रखा गया। हमारे साथ सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी सरमन जी, जैसा कि आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोरोना का ही संक्रमण काल रहा और एक बड़ा काम जो है आईटी के क्षेत्र में हमारे उत्कृष्ट सेवकों ने किया है, और इसको लेकर अलग अलग 6 श्रेणियों में अब अवार्ड दिया जा रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो होता है, जो भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, और चूंकि पहले से डिजिटल या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो भी नवाचार हो रहे थे उनको सम्मानित किया जाता था। लेकिन जब भारत में कोविड-19 प्रवेश किया तो उस समय से लेकर अभी तक वो ईयर वो ही रहता है जिस समय अवार्ड दिए जाते हैं। तो अब चूंकि ये अवार्ड का कार्यक्रम आमतौर पर करीब 17-18 वर्षों से वो मतलब फरवरी के लास्ट में या जनवरी में होता है। तो अब चूंकि मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया था, कोरोना का संक्रमण बढ़ गया था, तो फिर सरकार ने इसमें निर्णय लिया कि चूंकि आईटी या डिजिटल जो मीडिया है या डिजिटल जो माध्यम है ये एक तरह से कोरोना काल के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा काम
आईटी के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जो हो रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए उन्होंने इस कैटेगरी में शामिल किया है। उनके अवार्ड होते हैं, मतलब ब्रॉन्ज अवार्ड होते हैं, सिल्वर अवार्ड होते हैं, गोल्ड अवार्ड होते हैं। ये 3 तरह की उनकी कैटेगरी है। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। देखिए जो अवार्ड की प्रोसेस है वो एक बाकायदा, उन्होंने इस बार तो क्या है कि उसका लोगो उन्होंने लॉन्च किया है। लोगो के बाद फिर उन्होंने एप्लीकेशंस बुलवाई है, एप्लीकेशंस के बाद उनका प्रेजेंटेशन हुआ है, उसके बाद ये प्रोसेस चालू हुआ है। नगेनी जी, आपको ऐसा लगता है कि ये जो केंद्र सरकार ने इस बार कोरोना काल में जो आईटी का इस्तेमाल सर्वाधिक किया गया है, तो उससे जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार के सरकारी महकमे हैं, यहाँ काम करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी उत्साहित होंगे और आगे ये चीजें और बढ़ेंगी? देखिए उमेश जी, आपने बहुत अच्छा इसके पहले बताया था, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या है कि कोरोना काल, जो मैंने फिर से कहा है कि पूरे विश्व के लिए, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है आईटी सेक्टर के लिए। उसमें आईटी सेक्टर में आईसीटी आता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब उसमें क्या रहता है कि जिसमें जो मोबाइल या जो टेलीकॉम का भी काम है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो अब ये जो आपने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों को, तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि जब अधिकतम से अधिकतम काम जब वर्चुअल मोड पर हो रहे हैं, तो देखिए चाहे भारत सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकारों की बात करें, चाहे चुनाव आयोग की बात करें, चाहे मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, देखिए सभी जगह इसका उपयोग बढ़ चढ़कर हो रहा है। और देखिए वो बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में भी देखा कि जिस तरह से कैबिनेट भी पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट की बैठक भी ऑनलाइन की गई। देखिए उमेश जी, ये आपने बहुत अच्छा बोला। देखिए क्या है, दरअसल भारत में ई कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू लेकर आए थे, और उनकी ई कैबिनेट बहुत पहले हुई थी। इसके बाद राज्यों में ई कैबिनेट का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाया, लेकिन इसको इतना बढ़ावा नहीं मिल पाया जितना कोरोना काल में इसको बढ़ावा मिल गया, और लोगों ने इसको ज्यादा अच्छा समझा कोरोना काल में। उसमें देखिए क्या है माननीय उमेश जी, कि ये तो मतलब उनकी न केवल मंत्री मंडल के सदस्यों की बल्कि अफसरों की मजबूरी भी थी कि उनको वर्चुअल मोड पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक करना थी। और अच्छा, एक दूसरी चीज मैं और बताऊं आपको। देखिए क्या है कि जब चंद्रबाबू नायडू ने ये सारी चीजें चालू की थी, उस समय बैंडविड्थ की प्रॉब्लम थी, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय जो है ना, इतने ज्यादा जो एनआईसी के जो स्टूडियो रहते हैं वो नहीं थे। अभी मौजूदा स्थिति में जितनी सुविधा है उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। मजबूरी ही सही, लेकिन इस मजबूरी में भी आईटी का एक अच्छा इस्तेमाल किया गया है। यही इसी मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश सरकार संभवतः मेरी जानकारी में देश की पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सर्वाधिक इस्तेमाल किया है। और इसके पहले के कार्यकाल में तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सर्वाधिक इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा एक लिम्का बुक में अवार्ड भी मिला था। और यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य की जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका बहुत सारा पैसे का बचत भी हुआ था। मूवमेंट रुक जाता है इसमें काफी, और एक अलग अलग जगह से बैठ के मीटिंग हो जाती है। अब दिल्ली भी कई बार जाना नहीं होता, और दिल्ली की भी मीटिंगें जो प्रधानमंत्री के साथ है या और भी केंद्र सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों के साथ, वो सभी भोपाल से बैठ के मीटिंगें निपटा ली जाती हैं। उसका देखिए उमेश जी, बहुत अच्छी बात यह है, आपने भी सही कहा कि देखिए क्या है कि पहले बैंडविड्थ इतनी नहीं थी, पहले सरकार के पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। जैसे बल्लभ भवन में एक अलग से एनआईसी का एक बड़ा एक हॉल बना हुआ है, और एक छोटा हॉल भी बना हुआ है जहाँ पे छोटी मीटिंग करना हो एनआईसी के अधिकारियों के साथ में, वहाँ वो लोग कर सकते हैं।
बड़ी कोई जैसे माननीय राज्य के मुख्यमंत्री को करना है या मुख्य सचिव को करना है, पूरे प्रदेश के लोगों से कनेक्ट होना है, जिलों के कलेक्टरों से कनेक्ट होना है। तो क्योंकि 52-56 कलेक्टरों से कनेक्ट होने के लिए उनके पास उतने संसाधन, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अब हो चुका है। पहले उतना बैंडविड्थ की भी जी हाँ, पहले इतना नहीं था जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले नहीं था, और ये मजबूरी, सही मजबूरी में ये कदम अच्छा रहा। इसमें माननीय उमेश जी क्या है कि इसमें जो पॉलिटिकल विल पावर है वो भी काम किया है, मजबूरी भी काम किया है, और जो भारत सरकार के जो आईटी मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, जो एनआईसी में काम करते हैं, उन्होंने भी इसमें काम किया। और एक समय तो ऐसा आया, जी हाँ, सभी का योगदान जो है वो एक बराबर रहा, सभी ने बराबर से योगदान किया। यही कारण है कि काफी अच्छा इसमें काम हुआ। देखिए ये तो एक बात हो गई है कि ये तो चलिए ठीक है, साथ के कामकाज में आईटी का उपयोग, ई गवर्नेंस का या मोबाइल गवर्नेंस का या मोबाइल एप्लीकेशंस का उपयोग हुआ है। अब इससे मैं देखिए इतर बात करना चाहूंगा। देखिए क्योंकि कोविड के कारण जो है ना, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थे। एक आप देखिए कि एक आम आदमी के पास जाइए, वो गूगल पे से या फोन पे से अपना या पेटीएम से भुगतान कर रहा है, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी। तो भारत में डिजिटल पेमेंट का एक रिपोर्ट आई है ऑल ओवर वर्ल्ड की, उसमें भारत की स्थिति डिजिटल पेमेंट के मामले में अच्छी रही है। और देखिए फ्यूचर में जो है वो मोड यही है, अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसमें सरकारों को, चाहे भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, इनको डिजिटल मोड पर जाने के लिए लोगों की निजता, लोगों की उनकी जो उनकी सुरक्षा है, जो उनके साथ कोई किसी तरह की साइबर फ्रॉड ना हो, इस पर ध्यान देना हो। नगेली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग क्षेत्र में ये 6 अवार्ड जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे। आईटी सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अवार्ड केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं निगम जी, एक बहुत बड़ी जो परियोजनाएं रही, अगर ये माना जाए, कोरोना के संक्रमण काल में लगातार सरकार के द्वारा जो वर्चुअल माध्यम से काम किया गया है, और आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से शर्मन जी का भी कहना है कि एक ऐसा समय आया जब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, आपको जो काम करना है वो आईटी सेक्टर के माध्यम से ही करना होगा, चाहे वो ई पेमेंट हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम लोकार्पण करने हो या शिलान्यास करना हो या जनता को सौगात देना हो। तो ये बड़ा काम जो आईटी सेक्टर के द्वारा किया गया। जी हाँ सुनीता, और ये सारे क्षेत्र जो आपने बताया ये सब तो थे ही थे। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और अभी भी हो रहा है कि जो बच्चे घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हालांकि वैसी तो नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी काफी हद तक उनको शिक्षा मिल पा रही है, और इसका शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा अदालतों में भी हुआ है कि वकीलों ने सुनवाई करी, और भी कई क्षेत्र हैं इसके अलावा जहाँ पे आईटी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये सही है कि ये मजबूरी में किया गया, लेकिन मजबूरी में ये एक अच्छा कदम उठाया गया। बिल्कुल। तो वर्चुअल माध्यम से किस प्रकार से आईटी विभाग ने अपना काम किया, तमाम चाहे वो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हो, चाहे शैक्षणिक जगत से जुड़ी हुई चीजें हो, या सरकार का जो कामकाज है सुचारू रूप से चला। और यही वजह है कि अब आईटी सेक्टर में 6 नॉमिनेशन किए जाएंगे। केंद्र सरकार जो है ये नॉमिनेशन के माध्यम से अवार्ड से नवाजेगी। तो एक बड़ा काम जो कि आईटी के माध्यम से किया गया कोरोना के संक्रमण काल में। सही कहा आपने सुनीता, ये एक अच्छा कदम है सरकार का, और इससे आईटी के जो है उसको बढ़ावा मिलेगा जी, और कर्मचारी भी यूज टू हो जाएंगे इन चीजों में, जो पहले उनको दिक्कतें होती थी। अब आपने देखा होगा कि मंत्री भी के लिए क्या कहा गया था कि आपको ई फाइल में सारी चीजें करना है, तो लेकिन वो एक महज औपचारिकता थी पहले। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार का बजट भी जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने बाकायदा टैबलेट पे जारी किया था, वहाँ पे टैब पे, और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी सारे विधायकों को उपलब्ध कराया गया है कि वो भी आईटी की जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो कोरोना काल वाकई एक मजबूरी थी, लेकिन उस कोरोना काल में भी जो कुछ कदम उठाए गए वो एक अच्छे कदम थे। उनमें से एक आईटी के क्षेत्र में भी ये कदम उठाया गया। बिल्कुल। तो आईटी के क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले और तमाम ऐसे जो इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया निगम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, साथ ही शर्मन जी ने भी। और आइए अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर। बात करेंगे
राजतंत्र में राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करेंगे, जिन्होंने मंत्री और विधायकों के साथ ब्यूरोक्रेसी को लगातार नसीहत देनी उनको पड़ रही है। कामकाज और स्टाफ को लेकर समझाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों और पीए से सतर्क रहने की उन्होंने नसीहत दी है और इसी विषय पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। और आइए उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है और उसके बाद हम निगम जी से चर्चा करेंगे। जो मंत्रियों का पर्सनल स्टाफ होता है वो मंत्री अपनी चॉइस से रखते हैं, अपने चुन के रखते हैं। अब उसमें यदि विश्वास ना होता तो उनको रखते ही क्यों? हाँ, अच्छा, अभी कहना नहीं चाहिए कि प्रशासन में भ्रष्टाचार का क्या आलम है, कहना नहीं चाहिए। दुनिया को मालूम है, पहले से बढ़ चुका है। कोई काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता, ऐसा माना जा सकता है। अब मंत्री जब जहां मंत्री स्तर पे कुछ गड़बड़ी होती है या गड़बड़ी उनकी करने की इच्छा हुई या गड़बड़ी करते हैं, तब तो स्टाफ को विश्वास में लेना पड़ेगा। तो स्टाफ तो ये तो संभव ही नहीं है कि मंत्री चाहे और स्टाफ उसको बरगला दे। और यदि कोई ऐसा मंत्री है जिसको स्टाफ बरगला दे तो फिर ऐसे मंत्री को अपना काम दोबारा सीखना चाहिए। तो ये बात तो कोई कहने की मतलब नहीं है। ये तो ऐसे तो मुख्यमंत्री भी अपने स्टाफ पे निगाह रखें। उनके पास तो वही स्टाफ 20 साल चल रहा है, वही व्यक्ति उनके पास रिटायर होने के बाद भी रख लिया गया। तो क्या वो निगाह रखते हैं? मगर सब काम होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, चोरी छिपे होते हैं। इसलिए इस आगे कोई अर्थ मैं नहीं समझता इसका। वास्तव में वो अधिकारियों में वो दृढ़ता और निष्पक्षता अब बची नहीं है। और किसी भी एक पार्टी का लगातार 15 साल शासन हो तो अधिकारियों का राजनीतिकरण होना तो नहीं चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप से हो जाता है। बहुत सारे अधिकारी एक तो चंदा देना पड़ता है, देना ही पड़ता है, मार मार के चंदा लेते हैं। बसों का इंतजाम करना पड़ेगा, आदमी इकट्ठा करो, भीड़ इकट्ठा करो। ये सब करते करते 15 साल में अधिकारी को लगने लगता है कि अब इससे कोई छूटना नहीं, इससे बच नहीं सकते। तो बहुत, मगर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ऊपरी तौर पे तो अपने आप को निष्पक्ष दिखाते हैं, परंतु ये सही है कि सत्ता के साथ, सत्ताधारी दल के साथ सब कोई रहना चाहते हैं। कांग्रेस चूंकि 15 ही महीने रह पाई, कांग्रेस की सरकार, इसलिए अधिकारियों का उनसे जुड़ाव उतना नहीं हो पाया। अधिकारी भी ये समझते हैं कि यदि हम आज इस पार्टी के खुले, खास करके जैसे कांग्रेस विपक्ष में है 15 साल से, फिर विपक्ष में आ गई, तो उसके साथ कौन जुड़ना चाहेगा? तो कोई अधिकारी, हाँ, कांग्रेस जब आई, पिछले 15 साल का इतिहास देखने के बाद जब कांग्रेस सरकार आई भी तो भी अधिकारी सतर्क थे कि यदि हम ज़्यादा इनके निकट हुए और कहीं बीजेपी आ गई और जो हुआ तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए तो अंदर तो वो जरूर किसी न किसी के साथ होते हैं, ऊपर से दिखाते नहीं। सामान्यतः सत्ताधारी दल का ही पक्ष लेते हैं और जब उनको फायदा होना शुरू हो जाता है, गठजोड़ हो जाती है नेताओं अधिकारियों में, तो उस गठजोड़ का फायदा उठाने के लिए ये उनकी आदत भी बन जाती है। परंतु चूंकि अपन तो 15 साल की बात कर सकते हैं, क्योंकि एक सरकार लगातार 15 साल, तो उसका ही मूल्यांकन करना उचित होगा। तो सुना आपने किस प्रकार से सीएम को बार बार नसीहत आखिर क्यों देनी पड़ रही है। मंत्रियों को सीएम की नसीहत की, स्टाफ से जरा सतर्क रहें, पीए से सतर्क रहें, क्योंकि लगातार ऐसा देखने को मिला है कि जैसे ही सत्ता बदलती है कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आइए चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, हमने देखा कई ऐसे मुद्दे जो उछल कर आए जिसमें कहीं ना कहीं स्टाफ की सहभागिता या पीए से लेकर तमाम जो ऐसी चीजें हैं वो निकल कर आई, चाहे वो तमाम ऐसे मुद्दे हो, हनी ट्रैप का मुद्दा हो या और भी व्यापम के मुद्दे हो, कई ऐसे मुद्दे रहे हैं। अब जब सीएम की पाठशाला लगी तब उन्होंने मंत्रियों को नसीहत दे डाली कि सतर्क रहिए, और कहीं ना कहीं सतर्कता के संदेश बार बार उनके मुख से निकलते रहते हैं गाहे बगाहे। जी हाँ सुनीता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार जो सत्ता में काबिज हुए तो इस बार उनका बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप है। इस बार वो न केवल अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं बल्कि मंत्री और विधायकों को भी हिदायत दे रहे हैं। वो तो जब सबसे उन्होंने कोलार में अभी 2 महीने पहले एक कैबिनेट की बैठक करी थी, उस कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट तौर पे मंत्रियों को हिदायत दी थी कि आप अपने स्टाफ से सतर्क रहें जी, और स्टाफ की कार्यप्रणाली से बिल्कुल बच के रहें। और आप यहाँ तक कि उन्होंने उदाहरण दिया कि नायक फिल्म के हीरो की तरह आप काम करें और कोई भी जो आपका स्टाफ है किसी भी तरह का गलत काम कराने का प्रयास करता है तो उसको ना करें, ये नसीहत दी। इसके बाद उज्जैन में जब भाजपा ने
विधायकों का प्रशिक्षण रखा, तब भी वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए, यहां तक कि उनसे कहा कि जो पीए होता है वो डेंजर प्राणी होता है, इससे पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो ये न केवल सरकार की छवि खराब करता है, विधायक की छवि खराब करता है, बल्कि पार्टी की भी छवि खराब करते हैं। और इसके पीछे यही चर्चा हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बार क्यों बोलना पड़ रहा है, ये क्या कारण है। तो देखने में ये आया है कि पिछले जो कुछ घटनाक्रम है उन्हीं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबक लिया, और यही कारण है कि वो विधायकों को और इनको नसीहत दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा हनी ट्रैप का मामला है, और भी दूसरे मामले हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं निगम जी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने जिक्र किया नायक फिल्म का, नायक फिल्म में जिस प्रकार से अनिल कपूर को उनका जो पीए है वो बार बार समझाइश देता है, उसके बाद जब सत्ता परिवर्तित होती है तो कहीं ना कहीं वही लोग जो होते हैं वो सारी चीजों को प्लस माइनस जो है, क्या कुछ रहा पिछली सत्ता में, क्या कुछ रहा पिछले मंत्री के द्वारा किया गया काम, ये तमाम चीजें वो जानते हैं। और यही वजह की नायक फिल्म का उन्होंने, क्योंकि जनवरी में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तब उन्होंने ये बात कही कि आपने नायक फिल्म देखी है क्या, ये सवाल उन्होंने मंत्रियों से किया। उसके बाद उन्होंने नसीहत दी है कि किस तरीके से आपको बचकर रहना है। इसका मतलब यह है कि आप कान खोल कर रखिए, आप काम जरूर करिए, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ सुनीता, आप देखेंगे कि हनी ट्रैप मामले का जब खासा चर्चा में आया था तब कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस सरकार के दो मंत्री थे, उनके विशेष सहायक थे, वो विशेष सहायक के नाम उसमें चले। इसके पहले आपने देखा होगा कि व्यापम में भी जो है ओपी शुक्ला जो थे, लक्ष्मीकांत शर्मा के विशेष सहायक, वो इसमें आरोपी बनाए गए। इसके अलावा जो ई टेंडरिंग मामला है उसमें भी इसी तरह की बातें उठी। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में ये लगातार आई कि कहीं ना कहीं स्टाफ की सहभागिता जो रहती है इन सब चीजों में, उसके कारण मंत्रियों की, विधायकों की और सरकार की जो छवि है वो पूरी तरह से खराब होती है। तो क्यों ना ये सतर्कता बरती जाए और इनको नसीहत दी जाए। तो यही कारण है कि वो गाहे बगाहे जब भी मौका मिलता है और जब भी वो इनके साथ मिलते हैं, विधायकों के साथ या मंत्रियों के साथ, तो लगातार वो नसीहत देते हैं कि आप अपने स्टाफ से सतर्क रहिए, जिससे सरकार की, पार्टी की और व्यक्तिगत छवि खराब ना हो। बिल्कुल, तो छवि स्पष्ट रहे, इसलिए जरूरी है कि सतर्क रहे, चाहे वो तमाम ऐसे मुद्दे हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है निगम जी की कि काम आपको उन्हीं के साथ करना है, लेकिन कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी सरकार और कितने हद तक आपको विश्वास करना है अपने स्टाफ पर, अपने पीए पर, यह भी जो साध कर रखना ये बहुत जरूरी था। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और ई टेंडरिंग जैसे तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो हनी ट्रैप का मामला हो, व्यापम का मामला हो, हर मामले में कहीं ना कहीं ये सहभागिता देखने को मिली। बाद में जो तमाम चीजें खुलकर आई तो कहीं ना कहीं अब मंत्रियों को ये बैठक में, या यूं कहा जाए कि मंत्रियों को पाठशाला में नसीहत दी गई है कि किस तरीके से आपको बचकर रहना। चलिए और अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट की, चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाएगी। तो आइए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर निगम जी। निगम जी, आज की चर्चा का विषय क्या है, कौन सा है प्रसंग आपसे जानने? सुनीता, जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट, उसमें जो डायरेक्टर की पोस्ट के लिए नियुक्ति को लेके इस वक्त खासा चल रहा है। हालांकि ये केंद्र सरकार का है महकमा है, लेकिन इसमें, इस केंद्र सरकार के इस महकमे में मध्य प्रदेश से जुड़े हुए एक अधिकारी, जो केंद्र सरकार के ही अधिकारी है लेकिन उनका नाता मध्य प्रदेश से है, उनको उस पद पे बैठाने के लिए मध्य प्रदेश के न केवल राजनीति से जुड़े हुए लोग, अधिकारी और व्यवसाय के क्षेत्र के भी जो लोग हैं वो उस पर बैठाना चाहते हैं। उसके लिए खासी वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। ये मंत्रालय में इस समय खासा चर्चा का विषय है, क्योंकि वो भोपाल में भी पहले केंद्र सरकार के एक बहुत अहम डिपार्टमेंट में पदस्थ रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों से उनके काफ़ी अच्छे, करीब के, निकट के संबंध है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है ईडी, जो आजकल खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ के जो एक अभी मौजूदा डायरेक्टर हैं वो एक्सटेंशन पे थे और उनका एक्सटेंशन समाप्त हो रहा है। तो यही जोड़ तोड़ के लिए मध्य प्रदेश के अधिकारी और नेता जुगत लगाए हुए हैं कि क्यों ना उनके पसंद का अधिकारी वहाँ बैठ जाए, तो उनके भी मजे रहें और जो बैठेगा उसके भी मजे रहें। तो ये खासा चर्चा का विषय बना हुआ है इस वक्त राजनीतिक गलियारों में भी और प्रशासनिक हलकों में भी।
बिल्कुल, तो कौन सा प्रसंग चर्चा का विषय बना हुआ इनसाइड स्टोरी हमने आपको बताई। उमेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आईटी सेक्टर में विशेष कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, 6 सेक्टर्स में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में किस तरीके से कामकाज सुचारू रूप से चला उसको लेकर यह सम्मान किया जाएगा, और साथ ही किस प्रकार से मंत्रियों को नसीहत दी सीएम शिवराज सिंह चौहान में। तो आज कौन सा प्रसंग ये भी हमने आपको बताया, और इस खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।